नमस्कार, जय सीएलसी। मैं ओम प्रकाश संग टीम सीएलसी सीकर से सीएलसी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अभी नीट का लास्ट टाइम चल रहा है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, एक भी डाउट आपके रहने नहीं चाहिए। आपको अलग कुछ नहीं करना है, जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करके जाना, ठीक है। बाकी सीएलसी आपके साथ थी, साथ है और साथ रहेगी, ठीक है। तो अपन पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज अपना दंगल है 17वां। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक गैसियस मिक्सचर में ऑक्सीजन और ओजोन का वेट का रेशियो दे रखा आपको 1 रेशियो, ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3। तो एटम्स का रेशियो पूछा, तो मोल निकाल लो आप। तो मोल का मास कितना है 1/32, और ये मोल आपके पास आ जाएंगे 4/ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 48। तो ये सिंपल 1/12 आ जाएगा, ये 1/32 आ जाएगा। एटम्स इसके अंदर 2 है और इसके अंदर 3 और, तो ये कितना आएगा 1/16 और ये आएगा 1/4। 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1/4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, n+l=7 के लिए m=0 वाले टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या पूछी है, यानी कि n+l की वैल्यू कितनी है 7 है। तो n की वैल्यू 7 हो सकती है, l की वैल्यू 0 हो सकती है, तो भी एडिशन 7 ही आएगा। यानी ऑर्बिटल सबसे कौन सा हो गया 7s। 6+1 भी क्या होता है 7 होता है, तो ऑर्बिटल 6p। 5+2 भी कितना होता है 7 होता है, तो ऑर्बिटल 5d। 4+3 भी कितना होता है 7 होता है, तो 4f। ये 4 आपके पास ऑर्बिटल होगी। अब l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1। यहाँ पे l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू कितनी होगी -2 -1 0 +1 और +2। और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 3 है, तो m की वैल्यू क्या होगी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो m=0 वाले कितने ऑर्बिटल्स हो गए 4 ऑर्बिटल्स हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मोलर कंडक्टेंस दे रही कि इन सब की, और इसकी आपसे पूछी हो। तो इसमें कौन कौन से आयन होंगे, लैम्डा m एसिटेटाइन प्लस लैम्डा m H+ आयन। तो एसिटेटाइन तो आपके पास कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, H+ आयन यहाँ से आएगा, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। तो HCl की कंडक्टेंस कितनी देर की है 500 + 100, और आपके साथ में आयन कौन आ गए Na+ और Cl-, इसको माइनस करना पड़ेगा। 200 को माइनस कर दो, 600 - 200 कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वीक एसिड का pK दे रखा है, वीक बेस का आपको pKb दे रखा हो रहा है। तो कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, वीक एसिड और वीक बेस से बने सोल्ट की pH क्या होगी 7 + ½ pK। pK की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.80 -½ pKb 4.78 है, तो आंसर रहेगा 7.01। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 7 से थोड़ी सी ज्यादा होती है। सेम टेम्परेचर पे कौन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं, और ये क्वेश्चन है। तो पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, T सेम है, R की वैल्यू सेम है, तो पाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन। I को आप कंसिडर करना ना भूलें, I है वोल्ट ऑफ फैक्टर। तो देखो इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, I यूरिया का 1 होता है, तो 0.1, इसका 0.2, क्योंकि NaCl के लिए I की वैल्यू कितनी होती है 2 × 0.1 0.2, ये 0.1 ये 0.6 हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, इसका भी सेम नहीं आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन I दोनों का क्या है अलग अलग, इसका 2 इसका 3, इसका I 3, इसका I भी कितना होगा 3 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन भी सेम है, तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 2 मोल एक परमाणु आदर्श गैस को नियत दाब 2 atm पर 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो डेल्टा एच का मान क्या होगा। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है NCP, N कितना है 2, CP की वैल्यू 5/2 R, R की वैल्यू 2 कैलोरी,
डेल्टा टी, तो T2 माइनस T1 कितना आएगा 75, ये कैलोरी में आ जाएगा आपके पास। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 750 कैलोरी आ गए, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक रिएक्शन है, इसमें एंथैल्पी में चेंज दे रखा है डेल्टा एस, तो डेल्टा एस बराबर क्या होगा EA फॉरवर्ड माइनस का EA बैकवर्ड हो रहा है। डेल्टा एस कितना दे रखा है 100, EA फॉरवर्ड आपसे पूछा है माइनस EA बैकवर्ड कितना है 200, तो EA फॉरवर्ड कितना आ जाएगा आपके पास 300 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ के एग्जांपल्स है वो देखने आप। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन यानी CHCl3 प्लस CH3COCH3 हो रहा है, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन का। कार्बन सल्फाइड और एसीटोन ये पॉजिटिव डेविएशन का है। एथेनॉल और एसीटोन ये भी पॉजिटिव डेविएशन का है। फिनोल और एनिलीन ये क्या हो गया नेगेटिव डेविएशन का। तो आपसे पॉजिटिव डेविएशन वाले पूछे तो सेकंड और थर्ड होंगे, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है द इंक्रीजिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज 0.1 डिग्री सेल्सियस। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू को आपसे पूछे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा I इंटू KB इंटू मोलिलिटी। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है 0.1 दे रखा आपको। I की वैल्यू ग्लूकोज के लिए कितनी होगी 1, KB इंटू मोलिलिटी कितनी होगी 1.8 अपॉन 180 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 100 इंटू 1000। पॉइंट उठाओगे तो यहाँ पे 1 0 और आ जाएगा, तो 1000 से 1000 क्या हो गया कैंसिल आउट, 18 से 18 कैंसिल आउट। KB की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0.1 इंटू 10, तो 1 आ जाएगी आपके पास 1 केल्विन पर मोलिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 50, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 50, सबको निकालने आते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, सब में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आपसे पूछा नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 22, कार्बन में 6 और 2 गेन के लिए 8 और ऑक्सीजन में कितने 8, 24 और 8 32, सॉरी इसमें भी कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे ना। और इसमें कितने 18, इसमें कितने 23, यानी ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है नहीं है। 1 लीटर आयतन में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपको टोटल प्रेशर पूछा है, 2 गैसों को मिक्स किया तो P टोटल इक्वल टू N टोटल निकालो 32/32 प्लस 4/2, ये तो मोल निकाल लिए मैंने दोनों गैसों की। R की वैल्यू 0.0821 इंटू T कितना है 273 अपॉन आयतन कितना हो गया 1 लीटर। तो इसको सोल्व करोगे तो 68.25 ATM के आसपास आंसर आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आरएनएस इक्वेशन का आपको स्लोप दे रखा है तो EA का मान पूछा है। तो स्लोप क्या होता है माइनस का EA अपॉन R होता है आरएनएस इक्वेशन, वो क्या है माइनस का 8 इंटू 10 की पावर 3 के बराबर होगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, EA बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2, कैलोरी में पूछा है ना तो 2, तो ये 16 किलो कैलोरी आ जाएगा आपके पास। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। रुद्धोष्म प्रकाशम एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है क्यू 0 होता है, सिंपल सी बात है क्यू 0 होता है तो डेल्टा U बराबर क्या होगा W, माइनस का डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा माइनस का W हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एक हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन, 80% कार्बन है तो 20% हाइड्रोजन होगी। फिर आप इसकी मोल निकालो 12 से डिवाइड कर दो, इसको 1 से डिवाइड कर दो तो ये 20 हो जाएगा, ये 6.67 हो जाएगा। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आपके पास आएगा CH3। अब आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो N निकालो आप, N इक्वल टू वेपर डेंसिटी 30 दे रही 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, ये मोलिकुलर मास आ जाएगा। और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है 15, तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। N की वैल्यू 4 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो C4H12 है, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका अणुसूत्र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से।
ये रिएक्शन आपको कैसे मिल सकती है, इन दोनों से हो रहा है। तो क्या करोगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, को 3, ये हो जाएगा 6, ये 3 की पावर 3 हो रहा है। फिर आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या होगा, 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 2c बचेगा, बच गया, d आ गया, 6b आ गया। तो k3 कब आएगा, जब k2 इंटू k1 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास k3 आ जाएगा। k3 बराबर k1 की पावर 3 इंटू k2। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन गिवन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर दिया हुआ है, इस पे बेसिक स्ट्रेंथ का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये आपको पता है ग्रुप 15 के हाइड्राइड है। ग्रुप 15 के हाइड्राइड में अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है, अमोनिया, फॉस्फीन, आरसी, स्टिबिन और बिस्मथीन सबसे लेस बेसिक और सब पे लॉन पेयर है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, is the size of elements nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony और bismuth increases down the group, the tendency of donating lone pair decreases। आपको पता है ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ता है तो उस पर ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इनमें लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर देने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे लॉन पेयर देने का टेंडेंसी कम होगा, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ सही आ रहे हैं। तो आंसर क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, आंसर गोज टू फर्स्ट। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामेट्रिक। ठीक है ना, ये आपको कुछ स्पीसीज दी है, इनमें से कौन सा पैरामेट्रिक नहीं है। तो थोड़ा सा एमओटी पे जाएं, तो एमओटी के अंदर हम शॉर्टली डायरेक्टली हम बात करें, जहां पर भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इवन नंबर में आएगा। इवन नंबर वाला हमेशा होता है डायमेट्रिक और ओड वाला होता है पैरामेट्रिक। तो हम यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों का सम देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना 8 और 7 15 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन, O-2 में 17 इलेक्ट्रॉन और यहाँ CO में इलेक्ट्रॉन है वो है 14। तो फर्स्ट वाले में 15, सेकेंड वाले में 13, नेक्स्ट 17 और थर्ड CO के अंदर कितना है 14। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन में है और जिसमें भी इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन होगा एमओटी के अकॉर्डिंग वो सारे क्या होते हैं डायमेट्रिक। तो ये पैरामेट्रिक नहीं है, आंसर गोज टू थर्ड। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसिडर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैसेस। अभी नोबल गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज दी है, उन्हें हमें कंसिडर करना है और हमें लास्ट में बताना है कौन सी प्रॉपर्टीज सही है, करेक्ट प्रॉपर्टीज है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रॉपर्टी है दे रेडली फॉर्म कंपाउंड विच आर कलरलेस। अब देखो ये रेडली फॉर्म कंपाउंड, ये गलत बात। इनर्ट गैसेस बहुत ही इजीली आसानी से कंपाउंड फॉर्म नहीं करती है, क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये आसानी से कंपाउंड नहीं बनाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट दे जनरली डू नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। सही बात है कि ये जनरली आयनिक कंपाउंड नहीं बनाती, इनके कंपाउंड आयनिक नहीं होते, ये बात सही है। नेक्स्ट जिनोन हैज वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट इन इट्स कंपाउंड, ये बात सही है। जिनोन के जो कंपाउंड होते हैं उनमें जिनोन वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। जैसे जिनोन क्या मान लो XCF2 है, XCF4 है, XCF6 है, ठीक है ना। ऐसे इसके ऑक्साइड है XCO3 है। इन सब के जो कंपाउंड्स है जिनोन के, इनमें सब में जिनोन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरिएबल होता है, चेंजेस होता है, ये बात सही है, ये प्रॉपर्टी भी इसका सही है। नेक्स्ट नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलत बात। ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, गलत है। तो सही कौन कौन सी है, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी है, ये सही है। तो सिलेक्ट करो कौन सी पेयर में सेकंड थर्ड आ रही है, सेकंड आंसर जा रहा है हमारा, ठीक है ना। तो आंसर गोज टू सेकंड। क्या, दे डू नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड एंड जिनोन हैज वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कंपाउंड विल रिएक्ट विथ हिल्सबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच इनसॉल्युबल इन एल्कली। मतलब इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेस में इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो आपको मैं बताऊं जानकारी के लिए, प्राइमरी एमाइन हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है
तो जो कंपाउंड बनाता है उसके अंदर एसिडिक एच होता है। एसिडिक एच होने के कारण वो बेस में सोल्यूबल होती है। लेकिन सेकेंडरी एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड बनाता है उसके अंदर अल्फा जो एसिडिक एच है, नाइट्रोजन के साथ में एसिडिक एच है, वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो सेकेंडरी एमाइन का जो कंपाउंड बनेगा वो बेस में सोल्यूबल नहीं होगा और टर्सरी एमाइन तो रिएक्शन करती ही नहीं। तो ये कौन सा है? प्राइमरी एमाइन बेस सोल्यूबल बनाएगा, ये टर्सरी एमाइन रिएक्शन नहीं करेगा। ये सेकेंडरी एमाइन है। क्या है? सेकेंडरी एमाइन। तो सेकेंडरी एमाइन और ये वापस क्या है? प्राइमरी एमाइन। तो ये जो सेकेंडरी एमाइन है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनाएगा उस प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन के पास में एसिडिक एच नहीं होता है। एसिडिक एच नहीं होगा तो वो बेस सोल्यूबल नहीं है, एल्किल सोल्यूबल नहीं है। आंसर गोज टू थर्ड। ठीक स्टूडेंट्स? हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये हमें केमिकल रिएक्शन दिया है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड बन रहा है, वैसे तो यहाँ कुछ बी लिखा हुआ नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है यही बी है हमारा। तो इस बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, इसका IUPAC नेम बताना है। ठीक है ना? ये है इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन या फिर आप उसको बोल सकते हो ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसको हम बोलते हैं GR का रिएक्शन हो रहा है और सेकेंड स्टेप में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस है। तो देखो इथाइल मिथाइल कीटोन पर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फिनाइल एनाइन देगा। अब ये फिनाइल एनाइन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और यहां पर इस कीटोनिक ग्रुप पर कार्बनिक ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा। तो हमारी बाद में CH2 PH CH3 और ये O- इसके साथ Mg+Br। नेक्स्ट स्टेप में हो रहा है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। जब नेक्स्ट स्टेप में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से एसिडिक मीडियम में H से H+ ले लेगा H2 से, और ये हमारे साथ में एल्कोहल बना देगा और ये एल्कोहल बनेगा टर्सरी एल्कोहल। जो ये कीटोन से GR रिएक्शन करके हमेशा टर्सरी एल्कोहल देता है। अब इसे हमें IUPAC नेम बताना है। तो नंबर यहाँ से करोगे 1 2 3 और ये 4। तो 2-फिनाइल ब्यूटेन 2-ओल, 2-फिनाइल ब्यूटेन 2-ओल है वो इस प्रोडक्ट का नाम है। तो 2-फिनाइल ब्यूटेन 2-ओल, आंसर गोज टू थर्ड। ठीक स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर विद देयर सेंट्रल एटम। अब ये आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए, इनमें सेंट्रल एटम है, उनमें किस किस के पास में सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है, उससे हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो फर्स्ट है ClF3। ClF3 के अंदर आपको पता है कि Cl के पास में 2 लोन पेयर है। कितना है लोन पेयर? 2। BrF3 के अंदर ब्रोमीन के पास में 1 लोन पेयर है। ठीक स्टूडेंट्स? नेक्स्ट HCF2, यहां पर जिनोन के पास में 3 लोन पेयर है। ये आप VBT के अंदर आप हाइड्रोजन निकाल के चेक कर सकते हो। S3S+ के पास में 1 लोन पेयर है और अमोनिया में NH3 में भी नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? ClF3 के पास में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना स्टूडेंट्स? 2 है। BrF5 के पास में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? 1 है। HCF2 के पास में लोन पेयर कितना है? 3 है। S3S+ के पास में लोन पेयर कितना है स्टूडेंट्स? 1 है। और अमोनिया के पास में भी लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर है ना? तो हमने क्या देखा, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर जो स्पीसीज है उनके पास में सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है 111। ठीक है ना? तो आंसर गोज टू 4। ठीक स्टूडेंट्स? ये नंबर ऑफ लोन पेयर आप VBT से हाइड्रोजन निकालते हो, सेंट्रल एटम के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके, और जितने बॉन्ड बन रहे हैं आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर के अंदर इनका सॉल्युबिलिटी देखना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें स्टोनशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम के सल्फेट दिए। ठीक है ना? बेरियम के सल्फेट दिए। तो सेकंड ए ग्रुप के जो सल्फेट है उन सल्फेट का ग्रुप में अप टू डाउन आने पर
अप टू डाउन आने पर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी है, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो मतलब सबसे ऊपर है बेरिलियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी ज्यादा, और धीरे धीरे नीचे आओगे तो बेरियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। तो हमें यहां सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है और बोला है बेरिलियम सल्फेट है वो सबसे ज्यादा है और स्ट्रोंशियम सल्फेट सबसे कम है। तो ये बात सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन में सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम फ्लोराइड दिया है, और फर्स्ट ए के जो फ्लोराइड है उनका अप टू डाउन आने पर लैटिस एनर्जी कम होता है। लैटिस एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो मतलब सीजियम फ्लोराइड का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, ये बात भी सही है। और थर्ड ऑप्शन में हमें सेकंड ए के मतलब एल्कली अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड दिए हैं, और एल्कली अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड है उनका ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर बढ़ता है। तो ये भी सही है। तो आंसर गोज टू 4। ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ अबोव ऑप्शन है वो सबके सब करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, जीरोथेल्मिया डेफिशिएंसी इज डिजीज ऑफ, कि जीरोथेल्मिया है ये कौन से विटामिन की कमी से होने वाला एक डिजीज है? तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला डिजीज है। इसके अंदर आंखों की डिजीज है, आईज डिजीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड इज स्ट्रेट चेन, अब इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड है जो स्ट्रेट चेन रखता है, ठीक है ना। तो सेलुलोज है ना, ये एक प्लांट सेल वाल में पाए जाने वाला पॉलीसैकेराइड है और इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आंसर गोज टू सेलुलोज। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, अब लिस्ट फर्स्ट में कुछ स्पीसीज दी है और सेकंड में उनकी शेप दी है, इनको आप मैच कर रहे हैं। बीबीटी में आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, हाइब्रिडाइजेशन से हमें ज्योमेट्री का पता चलेगा और ज्योमेट्री से हम देख लेंगे किसके पास में लोन पेयर है। तो लोन पेयर अगर होता है तो लोन पे रिपल्सन से ज्योमेट्री डिफेक्टेड होती है और वो अलग शेप में चला जाता है, ज्योमेट्री से मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो H3O+ के अंदर हाइब्रिडेशन है sp3 और इसके पास एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर होने से इसका जो शेप आएगा वो पिरामिडल हो जाता है। तो इसका मतलब ए के अंदर हमारा आएगा फोर्थ पिरामिडल, ठीक है ना। ClO-2 के अंदर आप देखोगे तो Cl के पास में भी दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर और डबल बॉन्डेड ये। तो यहां भी sp3 है, इसकी जो शेप है वो वी शेप या एंगुलर होती है। तो बी का हमारा मैच कर रहा है थर्ड से, ठीक है ना। बी में आ गया थर्ड एंगुलर शेप। नेक्स्ट है PCl6 माइनस के अंदर फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है और यहां पर जो ज्योमेट्री और शेप है वो है ऑक्टाहेड्रल। तो PCl6 माइनस के अंदर ऑक्टाहेड्रल आएगा तो इसका मैच करेगा फर्स्ट से ऑक्टाहेड्रल। और अमोनियम प्लस में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। 4 सिंगल बॉन्ड sp3 और sp3 के अंदर बिना लोन पेयर के आपको पता है टेट्राहेड्रल शेप और ज्योमेट्री होती है। तो यहां पर टेट्राहेड्रल आएगा, डी का मैच करेगा सेकंड से। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट का कर रहा है फोर्थ से सेकंड में है और फोर्थ में है, फिर सेकंड कर रहा है थर्ड से, बी का थर्ड है, यहां भी थर्ड है। नेक्स्ट सी का कर रहा है फर्स्ट से, तो यहां सी में फर्स्ट है और यहां सी में सेकंड है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो आंसर गोज टू सेकंड, ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, ग्लाइसिनेटो लिगेंड इज, अब ग्लाइसिनेटो लिगेंड के बारे में पूछ रहा है कि ग्लाइसिनेटो लिगेंड है, ये जो पॉइंट है ये कैसे है, उससे कौन कौन सा रिलेटेड है, कौन सा करेक्ट पॉइंट है ग्लाइसिनेटो लिगेंड के बारे में। तो ग्लाइसिनेटो लिगेंड है, देखो ये ग्लाइसिन है, आपको पता होगा ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है, ठीक है ना, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब इसमें से ये H+ निकल जाए तो यहां जो ये बन रहा है CH2 CO ऑक्सीजन माइनस और NH2 लॉन पेयर। अब ये जो है इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो लिगेंड, ठीक है ना। अब यहां कोई भी मेटल आयन है Mn+, मान लो मेटल आयन है, तो यहां
O माइनस और ये नाइट्रोजन, ये इसको लोन पेयर देते हैं। दो एटम किसी भी लिगेंड में जब लोन पेयर देने वाले होते हैं उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। तो ग्लाइसिनेटो एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसके अंदर दो डोनर साइड है, एक डोनर साइड में तो ऑक्सीजन है और एक डोनर साइड कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब हम इनमें पॉइंट चेक कर लेते हैं। यूनिडेंटेड लिगेंड विथ नाइट्रोजन डोनर एटम, गलत बात, क्यों, क्योंकि ग्लाइसिनेटो एक बाइडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट, बाइडेंटेड लिगेंड विथ टू नाइट्रोजन डोनर एटम, गलत बात, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट, एमिडेंट लिगेंड, ग्लाइसिनेटो एमिडेंट लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट, बाइडेंट लिगेंड विथ टू डोनर साइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बात सही है। तो आंसर गोज टू 4। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमो, ये 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल, और बाकी इनका वैलेंसी पूरा कर दो आप। CH3, ये H, ये H, ये H2। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है, तो मतलब ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना, एल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन है और बन क्या रहा है, 2 मिथाइल पेंटोइन। ये बन रहा है 2 मिथाइल 2 पेंटीन, ये प्रोडक्ट दे रहा है 1 2 3 4 5 2 मिथाइल 2 पेंटीन। तो ये प्रोडक्ट है वो कौन से रूल से बन रहा है, ये बात कर रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल डिहाइड्रोहैलोजिनेस रिएक्शन में काम करता है नहीं है। मार्कोनिकॉफ रूल तो क्या है, एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन करवाओगे तब काम करता है, वो भी एल्कीन कौन सी होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल। ठीक है ना, तो यहां मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करेगा। हाफमैन रूल काम करता है और हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनता है जो लेस स्टेबल होता है। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है एल्कीन है, इस एल्कीन के पास में अल्फा एच कितना आ रहा है, 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हाफमैन प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा। हकल्स रूल नहीं लग रहा। सेथजेफ रूल क्या बोलता है कि वो एल्कीन बनती है जो मोर स्टेबल होती है। तो यहां ये बन रही है, ये मोर स्टेबल एल्कीन है। क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा एच कितना आ रहा है 8, और जिसके पास अल्फा एच का नंबर ज्यादा होता है वो मोर स्टेबल एल्कीन होती है और वो सेथजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनती है ना। यहां पर ये हैलोजन है, इस हैलोजन के साथ में ये बीटा एच जाती, ये बीटा एच जाती, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ये होता है स्टूडेंट्स। नंबर 1 2 3 4 5। अब इसका नाम हो जाता है क्या, 4 मिथाइल पेंट 2 इन। इसके पास नंबर ऑफ अल्फा एच कितना होता है, 3 और 1 4, अल्फा एच कितना होगा 4। तो ये लेस स्टेबल एल्कीन है, क्या है, लेस स्टेबल, और ये है मोर स्टेबल। तो सेथजेफ के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल एल्कीन है वो मेजर बनती है। तो यहां आपको मोर स्टेबल एल्कीन दिया हुआ है जो सेथजेफ रूल को फॉलो करती है। लेस स्टेबल होती है वो हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डाइहाइड्रल एंगल मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन विद रिस्पेक्ट टू C2C3 बॉन्ड फ्री रोटेशन। अब एन ब्यूटेन है, आप इसको बनाओगे, ये एन ब्यूटेन, हमने इसका नंबरिंग किया 1 2 3 4, रोटेशन दे रहा है C2C3 सिग्मा बॉन्ड से, यहां से रोटेशन हो रहा है, इस बॉन्ड से रोटेशन होगा तो किस एंगल पर डाइहेड्रल एंगल पर एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनेगा। तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाने के लिए बल्कि ग्रुप है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसका जब मोस्ट स्टेबल कन्फर्म बनाने की कोशिश करते हैं तो ये 2 कार्बन है जिनका रोटेशन हो रहा है, ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये फ्रंट कार्बन आपका, और ये आपका बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन बैक कार्बन को जब बनाओगे यहां, तो फ्रंट कार्बन को हम सेंटर से बनाते हैं सर्किल के, और उस पर एक CH3 है, ये हमने यहां लगा दिया, और ये 2 H है, एक H लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। जस्ट बैक साइड कार्बन है, उसको बैक साइड कार्बन को इस सर्किल की सरकमफेरेंस से बॉन्ड दिखाते हैं। तो यहां CH3 है, ये
जस्ट अपोजिट बना दिया, और इस पे भी 2 H है, एक इस तरफ डॉटेड बॉन्ड करके हम दिखा सकते हैं पीछे वाले को। ये तो ये बल्कि ग्रुप है CH3 ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो यहाँ थीटा कितना आ रहा है 180, और इस कंडीशन को बोलते हैं एंटी फॉर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंटी फॉर्म। तो एंटी फॉर्म है वो एन ब्यूटेन का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और यहां पर जो डाईहेड्रल एंगल है वो 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? 180। तो आंसर गोज टू थर्ड। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब यहां पर ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जिस पर HBr का अटैक करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है जो एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करती है। एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेगी तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में Br फ्री रेडिकल है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो ज्यादा होता है, तो यहां पर। ठीक है ना? तो आंसर गोज टू थर्ड। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल पेंट-2-इन। ये आईयूपीएच नेम दिया है, इस आईयूपीएच नेम से हमें स्ट्रक्चर को मैच करना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है। ठीक स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वाले का हम आईयूपीएच नोमेनक्लेचर करें तो नंबर यहां से करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो 3 पे इथाइल है, 2 पे और 4 पे मिथाइल है, तो इसका नाम क्या आएगा? 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल। ठीक है ना? 5 कार्बन का चेन पेंट और डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है 2-इन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसका आईयूपीएच नेम गिवन आईयूपीएच नेम से मैच कर रहा है, तो ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है, इसमें नंबरिंग करना है। डबल बॉन्ड कहां से नजदीक होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेते हुए देखो 1 2 3 पे है, यहां भी 1 2 3 पे है, यहां 2 पे सब्सटीट्यूट भी। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 कार्बन। तो इसका आईयूपीएच नेम क्या आएगा? 2,3,4 ट्राइमिथाइल। ट्राइमिथाइल 6 कार्बन हेक्स 3 पे। तो ये इसका आईयूपीएच नेम हो गया सेकंड का, पर ये गिवन आईयूपीएच नेम से मैच नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर और दी है, उसमें हम देखते हैं। नंबरिंग हमने यहां से किया 1 2 3 4 और ये 5। 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। तो 3 इथाइल 4,5 सॉरी 2,4 डाइमिथाइल 5 कार्बन का चेन पेंट 2-इन। तो गिवन आईयूपीएच नेम है वो भी मैच कर रहा है थर्ड से भी, तो थर्ड भी सही है। तो आंसर गोज टू फोर्थ। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही है। ठीक स्टूडेंट्स, आईयूपीएच नेम गिवन है, स्ट्रक्चर्स है, उनमें किससे मैच कर रहा है? तो गिवन स्ट्रक्चर्स का आप आईयूपीएच नेम लिख के देख लो, और जो हमें क्वेश्चन में गिवन नेम है और स्ट्रक्चर का गिवन नेम है बनाया जो हमने लिखा है वो मैच किससे कर रहा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पेयर ऑफ आयंस हैविंग सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आएगा, उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है म्यू इक्वल टू रूट n+1/2 का आंसर से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला बताया आपको, म्यू इक्वल टू रूट में n+2 n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो स्पीसीज दिए इनमें से जिस पेयर के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, हम देखें Fe+2। Fe+2 में Fe आता है 26 पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन सा आता है? 3d6 4s0। तो 3d6 के अंदर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। और इसके साथ जो पेयर दिया वो Mn+2 का है। Mn+2 25 पे आता है,
25 पे 3D 5 4s 0, तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 5 आ रहा है स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है ये 5। तो जब हम फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे यहां 4 और यहां 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.8 मैग्नेटिक मोमेंट, और इसमें 5 रखेंगे तो यहां आंसर आएगा 5.9। तो दोनों का मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। नेक्स्ट Cr+3 और Mn। Cr+3 की बात करें, Cr+3 क्रोमियम आता है 24 पर, 3 इलेक्ट्रॉन गया तो 3D 3 4s 0, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और यहां हम जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये म्यू इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स 3.8 Vm आता है, बोहर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट होता है। और Mn+2 का भी हमने निकाला, Mn+2 कितना आएगा 5.9, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट है टाइटेनियम Ti+3, ये आता है 20, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 पे, तो 3D 1, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा इसके पास 1, इसका जो म्यू आएगा ये आएगा 1.72। और वेनेडियम V+3, ठीक है 23 पे, यहां 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 3D 2, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 2, और 2 से यहां म्यू का वैल्यू आएगा 2.8, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ में Mn+2 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया 5, और वैल्यू कितना आएगा 5.9। और Fe+3 की बात करें तो Fe+3 के अंदर भी 3D 5 आएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 5, और यहां भी कितना आएगा 3D 5, तो यहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 5, दोनों में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैच कर रहा है, तो वैल्यू भी सेम आएगी 5.9, तो आंसर गोज टू 4th। ठीक स्टूडेंट्स, जब भी कभी मैग्नेटिक मोमेंट की बात आए तो आपको इन आयनों के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना है। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट गिव बिलो 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर देन ईथर। एकदम सही बात कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। बोथ एल्कोहल ईथर हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गलत बात, ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है, एल्कोहल में मिलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, आंसर गोज टू थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, फ्रॉम मिक्सचर। नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड में से नेफ्थलीन है वो आपको पता है सब्लिमेशन वाला प्रोडक्ट होता है, इसको हीट करोगे तो नेफ्थलीन क्या इजीली वेपराइज हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम नहीं ले सकते, सब्लिमेशन मेथड है वो काम में लेंगे, क्रोमेटोग्राफी नहीं लेंगे और क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं लेंगे। आंसर गोज टू सब्लिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहां से आपको उनके मेथड्स को याद करना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल से उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट द कंपाउंड विच शो टोटोमेरिज्म, सॉरी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म शो किसका प्रॉपर्टी है? मेटामेरिज्म है वो पॉली वैलेंट फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का प्रॉपर्टी है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब जिसकी वैलेंसी 2 हो या 3 हो, है ना। ईथर हो गया, सेकेंडरी एमाइन हो गया, टर्सरी एमाइन हो गया, एस्टर हो गया, कीटोन हो गया, सेकेंडरी एसिड एमाइड हो गया, टर्सरी एमाइड हो गया, ठीक है ना, थायोईथर हो गया। ये सारे क्या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जो क्या शो करते हैं? मेटामेरिज्म। ठीक है ना। अब देखो C3H6N, इससे आप एमाइन बनाओगे तो प्राइमरी बनेगी, सेकेंडरी बनेगी, बट सेकेंडरी जब बनेगी तो सेकेंडरी एमाइन आप बनाओगे इससे 3 कार्बन का, तो सेकेंडरी एमाइन मेटामेरिज्म शो करता है, पर मेटामेरिज्म शो करने के लिए जो दोनों साइड की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट आनी चाहिए। तो अब ये एक तो गिवन से बन गया, अब इसका दूसरा तो बनने वाला नहीं है, तो ये नहीं शो करेगा। नेक्स्ट है ये ईथर दे दिया, 1 2 3 कार्बन का ईथर तो बन रहा है, 3 कार्बन का ईथर तो बन रहा है, लेकिन इससे कोई दूसरी स्ट्रक्चर नहीं बन रही, तो ये भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि कोई भी आइसोमेरिज्म के लिए गिवन फॉर्मूला से 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बननी चाहिए, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकता है
और डिफरेंट भी हो सकता है। हम मेटामेरिज्म बात कर रहे हैं तो मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड की जो एल्काइल ग्रुप है स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। तो इससे भी एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इससे भी एक बन रहा है, तो ये दिखाएगी नहीं। नेक्स्ट ये एल्कीन है, एल्कीन वैसे नहीं दिखाती। अब बचाइए C4H11N, ये भी एमीन है। इस एमीन से हम जब सेकेंडरी बनाएं 1 2 3 और ये एक नाइट्रोजन NH और एक साइड मिथाइल, तो एक साइड N प्रोपाइल है, एक साइड मिथाइल है। अब दोनों साइड हम दो दो कार्बन कर दें ऐसे, तो ये दो कार्बन, तो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन गई ना। तो इसका मतलब इससे हम मेटामर्स है वो बना सकते हैं। तो आंसर गोज टू 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मेल ऑफ रोटन एग? रोटन एग की स्मेल किस में आएगी? तो ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या है? एनाइंस है, जिनका हम टेस्ट करते हैं, है ना, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। तो सल्फाइड होता है, उसका रोटन एग जैसा स्मेल आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। अब देखो कॉपर है वो एसिड से रिएक्शन करेगा, कॉपर Cu प्लस एसिड करेगा, तो एसिड क्या होता है? जो H+ देता है। तो अब कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी एसिड से कम होती है, इसलिए वो एसिड से H2 को, गैस को लिबरेट नहीं करवा पाती है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है? एसिड से कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा रॉन्ग हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, Ti+N Cr+ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। तो यहां Ti+2 है, ये इजीली अपनी मोर स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में चेंज हो जाएगा +4 में, और क्रोमियम +2 से +3 में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, एकदम बात सही है। Mn+3 एंड CO+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, एकदम बात सही है। तो Mn+3 है, ये Mn+2 में इलेक्ट्रॉन लेके चेंज हो जाएगा, जो कि मोर स्टेबल है क्योंकि यहाँ 3d5 आता है। ऐसे ही कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट CO+2 में चेंज हो जाएगा, ये बात भी सही है। मेटलिक कंडक्टिविटी ऑफ इंटरस्टेलर कंपाउंड रिमेन सेम। तो इंटरस्टेलर कंपाउंड होते हैं जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स है, मेटल्स है, उनके स्पेस होने में उनमें कोई छोटा एटम्स आ जाए, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह, तो उनकी कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम रहती है। तो ये बात भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आ गया? हमारा फर्स्ट आ गया। तो आंसर गोज टू फर्स्ट। ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। अब आपको लिस्ट फर्स्ट के अंदर लैंथेनोइड कंपाउंड दिए हुए और इधर आपको एलिमेंट्स दिए हुए, इनमें से मैच करना है ना कि कौन सा लैंथेनोइड है। तो लैंथेनोइड विच शोज +4 ऑक्सीजन स्टेट, मिस मेटल कंसिस्ट लैंथेनोइड एंड 5% डैश डैश। रेडियो एक्टिव लैंथेनोइड कौन है? लैंथेनोइड विच कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको बताने हैं, है ना। तो हम बात करें लैंथेनोइड विच शोज +4 ऑक्सीजन स्टेट, तो आप क्या देखो स्टूडेंट्स, सीरियम है, ये +4 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। नेक्स्ट, मिस मेटल कंसिस्ट लैंथेनोइड एंड 5% डैश डैश। तो लैंथेनोइड के अंदर 5% कौन होता है? आयरन होता है, तो Fe। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव लैंथेनोइड, रेडियो एक्टिव लैंथेनोइड कौन होता है? Pm। ठीक है ना, प्रोमेथियम है, ये लैंथेनोइड है जो रेडियो एक्टिव होता है Pm। तो यहां हमारा मैच कर रहा है D। और लैंथेनोइड विच कैन शो +2 ऑक्सीजन स्टेट, तो वह है यूरोपियम। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है B, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है B, और B यहां भी है। नेक्स्ट, सेकंड वाले से मैच कर रहा है C, C यहां है, यहां A है, तो ये आंसर नहीं होगा। थर्ड वाले से मैच कर रहा है D, ये रहा। फोर्थ से मैच कर रहा है A, तो आंसर गोज टू फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम 38 पे आ गए हैं, पीछे क्वेश्चन छोड़ चुके हैं 37, वो भी देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये 37 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर आपको प्रोडक्ट बताना है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड सामने आपको दिया हुआ है, कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज करेगा, और ये एसिड क्लोराइड इस एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है ना, एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस करके क्या ये अल्कोहल बनाने की कोशिश करेगा। ये सेकेंडरी एल्किलाइड है, इसको भी एल्केन में चेंज कर देता है, बट एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है ना। तो ये अल्कोहल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल,
ये एल्केन में, तो वह आंसर देखो फर्स्ट वाला नहीं है, मैच कर रहा। सेकंड वाले में ये भी अल्कोहल चला गया, ये भी अल्कोहल चला गया, नहीं होगा। थर्ड वाले में ये अल्कोहल, ये एल्केन, ये भी नहीं होगा, तो आंसर गोज टू 4। तो इसका आंसर क्या होगा 4। ठीक स्टूडेंट्स, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, किस किस को रिड्यूस करता है ये आपको पता है। एल्डिहाइड कीटोन को करता है, एल्किलाइड को करता है, ठीक है ना, और एसिड डेरिवेटिव्स में एसिड क्लोराइड को करता है, अल्कोहल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में रिएक्शंस दी है, लिस्ट सेकंड में रिएक्शंस के नाम दिए, आपको मैच करना है। एल्किलाइड की रिएक्शन हो रही है सोडियम एल्कोक्साइड से। एल्किलाइड किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम एल्कोक्साइड से। तो ये आपको पता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, तो ये मैच कर रहा है बी से। नेक्स्ट है टोल्यूइन का रिएक्शन करवा रहे हो क्रोमिल क्लोराइड से CH2 की प्रेजेंस में, और नेक्स्ट स्टेप में कराओगे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। तो ये आपको पता है जानी मानी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट साइनाइड है, मिथाइल साइनाइड SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराओगे तो एल्डिमीन बनेगा, जो आगे हाइड्रोलाइसिस पर एल्डिहाइड देता है। ये रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, तो डी। और एसिटाल्डिहाइड, और आपको दिया है मीडियम कौन सा? एल्कलाइन मीडियम दिया हुआ है, डाइल्यूट बेस होता है, और ये रिएक्शन होती है कौन सी? एल्डोल रिएक्शन। तो देखो फर्स्ट का मैच किससे कर रहा है? बी से। सेकंड का मैच किससे कर रहा है? सेकंड का मैच कर रहा है ए से। थर्ड का मैचिंग किससे हो रहा है? थर्ड का मैचिंग हो रहा है डी से, स्टीफन रिएक्शन। और फोर्थ का मैचिंग किससे हो रहा है स्टूडेंट्स? फोर्थ का मैचिंग हो रहा है एल्डोल रिएक्शन सी से। तो चेक कर लो, फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, डी, तो आंसर गोज टू थर्ड। आंसर कौन सा जा रहा है हमारा? थर्ड जा रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, रिएक्शंस दी हुई है, उनके नाम सामने दिए, आपको मैच करना है। तो रिएक्शंस याद होगी तो आप इनको आसानी से मैच कर लोगे, थोड़ा ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटेड अगेंस्ट। तो अब आपको फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है अमोनिया, फॉस्फिन, आर्सेनिस्टरीन और बिस्मुथीन, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ऑर्डर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का गलत है, क्योंकि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं होता, यहां आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ये बात गलत है। तो यहां पर आप पता है Cl2, फिर Br2 और फिर F2 और फिर I2 आता है, तो ये भी आपको गलत दिया हुआ है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, ठीक है ना, नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड है और इनका इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी दिया है, तो ये बात सही है। क्या ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, तो मतलब H2O का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बात गलत है, जो कि हैलोजन के हाइड्राइड है उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ HI का ज्यादा होता है, फिर HBr का, फिर HCl का, और लास्ट में HF का होता है, तो ये बात भी गलत है। तो कौन सा सही प्रॉपर्टी है जो इंडिकेट कर रहा है? थर्ड, तो आंसर गोज टू थर्ड। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएजेंट आर गिवन सीक्वेंस इन केमिकल रिएक्शन इज। तो यहां आपको रिएजेंट आर बताना है। देखो ऊपर टोलुइन और नीचे NO2, तो टोलुइन के साथ में पैरा नाइट्रो टोलुइन है। अब ये नाइट्रो ग्रुप किसमें चेंज हो गया? एमीन में, तो मतलब नाइट्रो का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? नाइट्रो का रिडक्शन। तो Br2H2 के साथ रिएक्शन नहीं होगा, ये कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो नाइट्रो का NH2 रिडक्शन कौन कराएगा? Sn प्लस HCl करवा देगा, और H2PT कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ये भी करवा देगा। तो ऑप्शन फोर्थ, बोथ सेकंड एंड थर्ड, तो आंसर गोज टू 4। ठीक स्टूडेंट्स, यहां हमें यहां इसको चेंज करना है, NO2 को NH2 के अंदर, NO2 को NH2 में चेंज करना है, मतलब नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है, और नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन है वो Sn प्लस HCl मेटल प्लस एसिड की प्रेजेंस में हो सकता है, और कैटलाइटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, वो भी सही है, तो आंसर गोज टू 4। नेक्स्ट है लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। फर्स्ट में आपको कॉम्प्लेक्स आयन दिए हुए हैं, सेकंड में हाइड्रोजन स्टेट और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो आपको यहां हाइब्रिड स्टेट निकालना है, मेटल का ऑक्सीजन नंबर निकालना है। मेटल का जब ऑक्सीजन नंबर निकालोगे तो लिगेंड दिया हुआ है, लिगेंड का आपका पता लगाना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देगा, ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड ऐसा नहीं
करेगा। तो उसके बाद में हम यहाँ इनका हाइब्रिड स्टेट और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों निकालेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट चेक करो। ठीक स्टूडेंट, बात तो समझ गए होंगे कि यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ हम सबसे पहले क्वेश्चन देखें Mn। देखो Mn है ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में, Mn +2 में है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा 3d5। अब 5 आया तो ये 1 2 3 4 5, और फ्लोरीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा पाएगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, n = 5, और लिगेंड कितने हैं 6। तो इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते तो d2sp3 होता। अब आउटर करेंगे तो sp3d2 एंड 5 इलेक्ट्रॉन, तो sp3d2 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा, ये इसका मैच कर रहा है फर्स्ट वाले के साथ। नेक्स्ट है CO साइनाइड +2, तो यहाँ कोबाल्ट है वो +2 के अंदर है, कोबाल्ट +2 में है, कोबाल्ट 27 पे आता है, +2 में, तो 3d7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पैरिंग करवा देगा। तो अब यहां पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 2 3 4 ऐसे, और ये एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। तो 4 लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इनर डी ऑर्बिटल, तो यहां पर हाइब्रिड आएगा, वो आएगा कोबाल्ट वाले के लिए क्या आएगा dsp2, और n का वैल्यू आ जाएगा 1, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, तो यहां पर dsp2 और 1 इलेक्ट्रॉन, तो B का मैच कर रहा है फर्स्ट से। सेकंड है Ni अमोनिया 6, लेकिन 6 है +2, तो यहाँ Ni है वो +2 के अंदर, निकल +2 में है, निकल 27 पे आता है, तो इसका हो गया 3d8, D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, ठीक है ना। अब यहाँ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग भी करवा देगा, तो 2 d ऑर्बिटल चाहिए जो कि है नहीं अंदर वाले, तो यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो मैच कर लो कि C के साथ sp3d2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, तो C का मैच कर रहा है सेकंड से। अब बचा यहां क्रोमियम वाला, तो क्रोमियम अब आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, क्रोमियम के पास क्रोमियम है, क्रोमियम Cr+3, और क्रोमियम आता है 24 पे, तो 3d3, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास में 1 2 3, और 2 d ऑर्बिटल वैकेंट पड़े हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये 2 पार्टिसिपेट कर लेंगे। लिगेंड कितना है 6 है, H2 वीक लिगेंड है जो कि इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पैर नहीं करवा पाएगा, तो यहाँ जो हाइब्रिड आएगा वो आएगा d2sp3, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 3, तो d2sp3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 3, तो ये D का मैच कर रहा है 3 से। तो अब हम क्या देख रहे हैं, क्या A का मैच कर रहा है किससे, A का मैच कर रहा है 4 से, A का मैच कर रहा है हमारा 4 से, B का मैच कर रहा है किससे फर्स्ट से, B का मैच कर रहा है फर्स्ट से, C का मैच कर रहा है हमारा किससे सेकंड से, C का मैच कर रहा है सेकंड से, और D का मैच कर रहा है किससे, D का मैच कर रहा है d2sp3 3 इलेक्ट्रॉन, d2sp3 3 इलेक्ट्रॉन थर्ड से। ये हमारी मैचिंग होगी, A का 4 ये रहा, और A का 4 यहाँ है, B का फर्स्ट यहाँ है, B का फर्स्ट यहाँ भी है, C का सेकंड यहाँ है, यहाँ थर्ड है, तो थर्ड में नहीं होगा, तो आंसर गोज टू हमारा फर्स्ट। ठीक स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में फिर देखो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन है उनमें सेंट्रल मेटल एटम का सबसे पहले आप ऑक्सीजन नंबर निकाल लो, फिर लिगेंड को चेक कर लो। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो जो मेटल एटम है उसका जो ऑक्सीजन नंबर आया है उसके अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो उसको पैर करवा देगा, और नहीं वीक फील्ड लिगेंड है तो पैर नहीं करवा पाएगा, और फिर आप उसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिख लो और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैच कर लो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये टोलुइन है, क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्रोमिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं,
किसके पर साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो यहाँ एक्स कंपाउंड क्या बन रहा है, तो एक्स कंपाउंड क्या बनता है आपको पता है इस रिएक्शन में, बेंजीडीन डाई एसीटेट बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स, यहाँ बेंजीडीन डाई एसीटेट बनता है। डाई एसीटेट बनता है जो हाइड्रोलाइसिस पर बेंजील्डिहाइड देता है। बेंजील डाइएस्टेट की स्ट्रक्चर ये होती है, आपको पता है। ये है बेंजीडीन डाई एसीटेट। तो आंसर गोज टू फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये रिएक्शन है, कंसीडर अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई केमिकल रिएजेंट ए को पहचानना है। तो मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका रिडक्शन हो रहा है अल्कोहल में। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है अल्कोहल में, तो इसको रिड्यूस कौन करवाता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं करवाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट करवा देता है और डाइबोरेन भी करवा देता है। ये दोनों इसके लिए सुटेबल रिएजेंट है। तो आंसर गोज टू 4। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर एंड नॉन पोलर। अब आपको कुछ कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा प्लेनर है और नॉन पोलर है ये चेक करना है। तो अब आप इनका वीबीडी के अकॉर्डिंग हार्डनेस निकाल सकते हो। Xe4 ये इस टाइप का, ठीक है। ये टेट्राहाइड्रल आ गया, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता, तो ये फर्स्ट प्लेनर नहीं है। सेकंड SF4 के अंदर आपको पता है सीसा स्ट्रक्चर आती है और सीसा स्ट्रक्चर भी क्या है, नॉन प्लेनर, ये भी नहीं है। CF4 में फिर यहां फ्लोरीन क्या है, 4 फ्लोरीन है, ये भी टेट्राहाइड्रल, ये भी प्लेनर नहीं है। नेक्स्ट है XCF4 में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ रही है। XCF4 F और ये 2 लोन पेयर ऊपर नीचे। तो आप क्या देखोगे, इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर आ रही है, तो स्क्वायर प्लेनर है और डाइपोल मोमेंट इसका 0 है। तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर होगी। आंसर गोज टू 4। ठीक स्टूडेंट्स, ये पेपर का सॉल्यूशन है, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, इंतजार की घड़ियां हमारी खत्म हो रही है, ठीक है ना। 4 मई नजदीक आ रहा है, तो आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं CLC सीकर मेन ब्रांच से बोल रहा हूँ। यहाँ फ्रेशर के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 11th के भी स्टार्ट हो चुके हैं, 12th का चल रहा है। तो आपका कोई भी भाई बहन हो जो नीट की तैयारी करना चाहता है या फाउंडेशन प्री फाउंडेशन में एडिशन लेना चाहता है, तो आप उनको एडिशन दिलाएं, एडिशन के लिए मोटिवेट करें। सबसे बेस्ट है सीकर में CLC। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।